36 पुनः मुलाकात। ल्यूमियन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि उसका अनुमान सही था, तो कॉडू और उसके आसपास का क्षेत्र ही समय के उलटफेर से प्रभावित हुए थे। अन्य स्थान अप्रभावित रहे। लुमियन के मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। वह सोच रहा था कि क्या इस जगह को छोड़ने से वह अपने सामान्य जीवन में लौट पाएगा। उसने और की ओर देखा और दोषी होने का नाटक किया। अच्छा, ये टेलीग्राम मैंने ही भेजा है। तुम। और गुस्से में भी थी और उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह असमंजस में थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके भाई ने उसके साथ कोई शरारत की थी। यह एक अनुभवी शिकारी होने के बावजूद चील द्वारा आंख में चोंच मारे जाने के समान था। ल्यूमियन ने ईमानदारी से समझाया, बात यह है, क्या मैं हमेशा से ट्राया जाकर वहां का नजारा देखना नहीं चाहता था। इसलिए 2 दिन पहले मैंने चुपके से टेलीग्राम ऑफिस में नोवेल वीकली को एक टेलीग्राम भेजा। मैंने उसे आपकी शैली में लिखा, जिसमें मैंने पूछा कि नजदीकी लेखक सैलून कब है। जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से निमंत्रण भेजा। और के चेहरे पर ज्ञान का भाव झलक रहा था, मानो रहस्य आखिरकार सुलझ गया हो। तो बात ऐसी है। अगले ही पल उसने अपने पास पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाए और दांत पीस लिए। तो बच्चा बड़ा हो गया। लुमियन ने तुरंत कहा, और नहीं, ग्रांडे सो, मेरी माफी सुनो। नहीं, मेरी व्याख्या सुनो। वह घबराया नहीं और उसने जानबूझकर मजाक भी किया। ठीक है, आगे बढ़ो, और ने लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए कहा। मैंने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि दूसरे लोग मेरे सर्वोत्तम आचरण से किसी भी दंड को स्वीकार करें। मैं संदिग्ध का बयान सुने बिना किसी को कैसे दोषी ठहरा सकती हूँ। चाहे तुम्हें मृत्युदंड ही क्यों न दिया जाए, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम ये जानते हुए मरो कि तुम्हें किस कारण से मृत्यु की सजा मिली। लुमियन ने तुरंत कहा, इंटिस में, ट्राया में सबसे अधिक और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं। मैं जल्द ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने जा रहा हूँ, और मैं ये तय करने के लिए उनमें से 3 का दौरा करना चाहता हूँ कि मुझे किन 3 में आवेदन करना है। और ने हल्के से सिर हिलाकर लुमियन को आगे बोलने का इशारा किया। लुमियन ने अपनी बहन की दिल से प्रशंसा की। मुझे विश्वास है कि यदि मैं ये वाजिब अनुरोध करता हूँ, तो आप मुझे निश्चित रूप से ट्रायल ले जाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। यदि नोवेल वीकली निमंत्रण भेजता है, तो न केवल स्टीम ट्रेन का टिकट और होटल का किराया वापस किया जाएगा, बल्कि ट्राया में मनोरंजन से जुड़े विभिन्न खर्चों का भी भुगतान किया जाएगा। मुझे पता है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने जो भी लिखा है, वह बहुत मेहनत का काम है। एक एक शब्द सोच समझकर लिखा है। मैं पैसे बचाने के इस मौके को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। और के चेहरे पर शांति छा गई। कम से कम आप मेरी परवाह तो करते हैं। लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि मैं लेखकों के मिलन समारोह में नहीं जाना चाहती। मुझे इतने सारे अजनबियों से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लुमियन मुस्कुराया। और ओह, ग्रैंड सो, क्या आपने सोचा है कि नोवेल वीकली ने आपको इतने गर्मजोशी से आमंत्रित इसलिए नहीं किया कि आप सैलून में शामिल हों, बल्कि इसलिए किया कि आपसे अच्छे संबंध बनाए जा सकें। आप एक प्रसिद्ध बेस्ट सेलिंग लेखिका हैं। सैलून महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आप हैं। यदि आप ट्रायल आने का निमंत्रण स्वीकार करती हैं, तो आप सैलून को अस्वीकार करने का कोई कारण ढूंढ सकती हैं। नोवेल वीकली के लोग इस बात से प्रसन्न होंगे कि आपने निमंत्रण का पहला भाग स्वीकार कर लिया है। और ने लुमियन को ध्यान से देखा। आप लोगों को समझने में बेहतर होते जा रहे हैं। उसने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं कुछ काम निपटा लेती हूँ और हमारा सामान पैक कर देती हूँ। हम 2 दिन में ट्रायल के लिए निकलेंगे। हमारे जाने से पहले नोवेल वीकली को एक टेलीग्राम भेज देना और उनसे ट्रायल रेलवे स्टेशन पर हमें लेने के लिए कह देना। ठीक है। लुमियन अपनी खुशी छिपा नहीं सका। हालांकि उसे शक था कि उसके और के लिए कॉडू से सीधे बाहर निकलकर समय उलटफेर के स्रोत को खोजना असंभव था, फिर भी उसे कोशिश करनी ही थी। वह खुद को एक ही जगह पर फंसा नहीं सकता था। ऐसे विचार मन में रखते हुए उसने और को समझाने की कोशिश की थी। ल्यूमियन ने और को समय के उलटफेर के बारे में बताने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि वह अपनी यादें खो चुकी थी। ल्यूमियन जानता था कि जब तक वह ऐसी भविष्यवाणियां नहीं करता जो अंततः सच साबित हो, तब तक और शायद ही इस तरह के भ्रमपूर्ण अनुमान पर विश्वास करेगी। फिर भी उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे समय के उलटफेर के बारे में पता ही नहीं था। उसने फिलहाल कोई भविष्यवाणी न करने का फैसला किया ताकि वह कोई सुराग खोज सके।
पढ़ने का बहाना बनाते हुए लुमियन दूसरी मंजिल पर वापस लौटा और अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। वह बैठ गया और लापरवाही से एक किताब खोलकर यह पुष्टि करने लगा कि क्या वह सही तरीके से खुली हुई है। फिर वह अपने ही विचारों में डूब गया, इस उम्मीद में कि पिछली रात और आज उसे जो विभिन्न विवरण मिले हैं, उनके माध्यम से वह वर्तमान स्थिति को और अधिक समझने में सक्षम हो पाएगा। जैसे ही उसकी नज़र खाली जगह पर घूमी, लुमियन ने मेज पर रखी नीली किताब देखी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपने विचारों को वापस ले लिया। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और नीली किताब उठाकर उसके पन्ने तेजी से पलटने लगा। जिन पन्नों में कुछ शब्द गायब थे और उनमें छेद थे, वे उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। वह पत्र, लुमियन ने मन ही मन बुदबुदाया। उन्होंने नोवेल वीकली से मिलने देर से आए जवाब को लिया, रयान और अन्य लोगों को मिले मदद के पत्र के साथ मिलाकर एक नया अनुमान लगाया। शायद वो चिट्ठी सचमुच मैंने ही लिखी थी। मैं ही हत्यारा हूँ। समय का उलटफेर एक से अधिक बार हुआ होगा। और के उपन्यास में दी गई परिभाषा के अनुसार इसे टाइम लूप कहा जाना चाहिए। पिछले चक्र में मैंने कुछ खोजपूर्ण कार्यों के माध्यम से एक असामान्य स्थिति का पता लगाया और को फंसाए बिना एक गुमनाम पत्र भेजकर बाहरी दुनिया से मदद मांगने का फैसला किया। जब तक अधिकारियों को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने रयान और अन्य लोगों को इससे निपटने के लिए भेजा, तब तक कॉडू ने एक नया चक्र शुरू कर दिया था। अब और की तरह मैंने भी अपनी सारी यादें खो दी और अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आया। अब सवाल यह उठता है कि इस नीली किताब में अभी भी शब्द क्यों नहीं है। तार्किक रूप से देखा जाए तो इसे अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाना चाहिए था, ठीक वैसे ही जैसे पिछले चक्र में मैंने जो भोजन खाया था। दो संभावनाएं हैं। सबसे पहले, अगर मुझे कोई असामान्यता पता चलती है और समय के चक्र शुरू होने से पहले मैं मदद मांगता हूँ, तो संबंधित यादें रीसेट नहीं होनी चाहिए। क्या कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से मेरी कुछ यादें खो गई हैं? यह मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। दूसरी बात, मुझे उस खास चक्र के दौरान किसी चीज को लूप से प्रभावित होने से बचाने का एक तरीका मिल गया था। वह क्या हो सकता है? अगर है, तो मैं एक कागज का टुकड़ा लेकर उसे लिख क्यों न लूं? ल्यूमियन को ऐसा लगा जैसे उसने धुंध की एक परत हटा दी हो और सामान्य स्थिति का पुनर्निर्माण कर लिया हो, लेकिन फिर वह और भी अधिक भ्रम में पड़ गया। उनका मानना था कि वे पहले भी कई बार समय के चक्रों का अनुभव कर चुके हैं। हालांकि पिछले चक्रों में जब वे शुरुआत से शुरू करते थे तो उनकी यादें और शारीरिक स्थिति रीसेट हो जाती थी, इसलिए उन्हें इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। इस बार वह अपनी यादें और हंटर बियॉन्डर की विशेषता बरकरार रख सका। इसका कारण यह था कि वह उस महिला से मिला था और उसे वैन कार्ड मिल गया था। वह स्वप्न खंडहरों में प्रवेश कर चुका था और उसने अपने भीतर की विशेष क्षमता को सक्रिय कर लिया था। चूंकि दो प्रतीकों द्वारा उत्पन्न विशेष गुण ने लुमियन को सपने में अपनी बियॉन्डर अवस्था को वास्तविकता में लाने की अनुमति दी, इसलिए उनके लिए चक्र के आरंभिक बिंदु पर उसकी संपूर्ण शारीरिक स्थिति को सुरक्षित रखना पूरी तरह से संभव था। इसलिए शॉटगन मॉन्स्टर की स्थिति रीसेट होने के बाद भी वह हंटर बियॉन्डर विशेषता को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा। लुमियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए छत की ओर देखने लगा। फिर वह आत्मनिंदा करते हुए हंस पड़ा। मैं अभी अभी बियॉन्डर बना हूँ, लेकिन मुझे इतनी असामान्य चीजों का सामना करना पड़ता है। मुझे विकास करने का समय भी नहीं मिलता। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि मदद की गुहार मैंने ही लगाई थी। हो सकता है ये और ने लगाए हो, और मैडम पॉलिस भी संदिग्ध हैं। बियॉन्डर्स होने के नाते उन्होंने किसी खास चक्र के दौरान कुछ गड़बड़ महसूस की होगी और खुद को बचाने की कोशिश की होगी। अपने रहस्यमय ज्ञान के कारण उनके लिए कुछ निशान सुरक्षित रखना मुझसे कहीं ज्यादा आसान है। फिर भी मौजूदा स्थिति के लिए टाइम लूप ही सबसे सटीक अनुमान है। जैसे जैसे वह विचार कर रहा था, लुमियन को पत्र के स्रोत की पुष्टि करने का एक तरीका सूझ गया। ... इसका समाधान सरल था। वह सपनों की दुनिया में प्रवेश करता और घर पर उसी नीली किताब के पन्ने पलटता। यदि नीली किताब में भी कुछ शब्द गायब थे, तो इसका अर्थ था कि लुमियन ने स्वयं सहायता पत्र लिखा था। विशेष स्वप्न में घर का निर्माण उसके अवचेतन द्वारा मिश्रित खंडहरों पर किए गए प्रक्षेपण से हुआ था। वह सब कुछ जो वह अवचेतन रूप से जानता था, वहां प्रकट होता था। अगर ऐसा नहीं है, तो ये काम संभवतः और या मैडम पॉलिस ने किया होगा।
ल्यूमियन के अवचेतन मन को इसकी जानकारी नहीं होगी और वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ल्यूमियन को अपनी नींद पूरी करने की कोई जल्दी नहीं थी। ये देखते हुए कि अब सोने का समय हो चुका है, वह चुपके से घर से निकला और सीधे ओल्ड टैवन की ओर चल दिया। ओल्ड टैवन के कोने में उसने एक परिचित आकृति को देखा। ये वही महिला थी जिसने उसे जादू की छड़ी का कार्ड और औषधि बनाने का नुस्खा दिया था। उसने एक लंबी नारंगी रंग की प्लीटेड ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें फ्रिल वाला कॉलर और हल्के रंग की झालरदार टोपी थी। लुमियन ने राहत की सांस ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे डूबते हुए व्यक्ति को आखिरकार जीवन रक्षक यंत्र मिल गया हो। वह तेजी से चलकर वहां पहुंचा और उसने देखा कि महिला के सामने वाली मेज पर नाश्ते की कोई चीज नहीं थी, बल्कि टैरो कार्ड के 3 ढेर रखे थे। क्या आपको मुझसे कोई कार्ड निकलवाने की जरूरत है? लुमियन ने पूछा। तुम इसे पहले ही निकाल चुकी हो। महिला ने ऊपर देखे बिना टैरो कार्ड के तीनों ढेरों को आपस में मिला दिया। डॉट डॉट डॉट। लुमियन की आंखों में आंसू भर आए। जैसा कि उम्मीद थी, वह टाइम लूप से अप्रभावित रही। बिना लाग लपेट के लुमियन बैठ गया और सीधे पूछा, क्या मैं और पूरा कौडू गांव समय के चक्र में फंस गए हैं? उस महिला ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, आप सकल के निवासियों में से एक हैं। ल्यूमियन ने सकल इनहेबिटेंट्स शब्द को अपने मन में दोहराया और उलझन में पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब समय के चक्र में फंसे लोग हैं? उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके 2 स्पष्टीकरण हैं। पहला उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने किसी विशेष सत्ता से प्रार्थना करने के बाद क्रम 4 के बराबर विशेष शक्ति प्राप्त की। दूसरा आपकी वर्तमान स्थिति से संबंधित है। क्या आप किसी छिपी हुई शक्ति से प्रार्थना करके ताकत हासिल कर सकते हैं? सकल इनहेबिटेंट्स के पहले स्पष्टीकरण से ल्यूमियन बहुत हैरान था। क्या ऐसा नहीं था कि बियॉन्डर के सभी 22 रास्ते आगे बढ़ने के लिए औषधियों का सेवन करने पर निर्भर थे? उस महिला ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, सैद्धांतिक रूप से शाश्वत प्रज्वलित सूर्य बिना किसी औषधि के भी बियॉन्डर शक्तियां प्रदान कर सकता है। हालांकि यह उनके लिए बोझ है। इसका उपयोग केवल अस्थायी उपाय के रूप में किया जा सकता है। जितने अधिक लोगों को आशीर्वाद की आवश्यकता होगी, उतना ही अधिक बोझ बढ़ेगा। इससे उनकी स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। जिन लोगों को यह वरदान प्राप्त होता है, उनके लिए कुछ नुकसान भी होते हैं। वे धीरे धीरे शाश्वत प्रज्वलित सूर्य के करीब आते जाएंगे, चाहे शरीर से हो, मन से हो या आत्मा से। इसके अलावा, चूंकि यह एक श्रेष्ठ प्राणी का उपहार है, इसलिए वे इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं, जब तक कि आपके पास कुछ विशेष मार्गों की अनूठी शक्ति न हो और आप उपहार को अपने पास रखते हुए गुप्त रूप से चोरी के एक निश्चित स्तर को पूरा न कर लें। 37 खतरनाक जंगल। ल्यूमियन एक पल के लिए रुका और फिर बोला, तो क्या शरीर, मन और आत्मा दाता के पास इसलिए जाएंगे क्योंकि उपहार की शक्ति के साथ एक संबंधित चिन्ह जुड़ा होता है? उन्होंने ये निष्कर्ष सबसे पुराने बियॉन्डर और पिछले मालिकों द्वारा छोड़ी गई बियॉन्डर विशेषताओं के आधार पर निकाला। हालांकि यह वरदान विशुद्ध रूप से शक्ति का था और इसमें कोई विशेषताएं नहीं थी, फिर भी इसमें पिछले मालिक की सभी विचित्रताओं के अंश होने की संभावना थी। उस महिला ने टैरो कार्ड पकड़े और सहमति में सिर हिलाया। आपकी तार्किक क्षमता सराहनीय है। आपको और का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपको पर्याप्त बुनियादी शिक्षा दी। लुमियन ने मन ही मन बुदबुदाया, तुम्हारी याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। उस महिला ने आगे कहा, भले ही दाता की इच्छा न हो कि जिसे दाता शक्ति प्रदान कर रहा है, उस पर कोई प्रभाव पड़े, फिर भी दूसरे पक्ष को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उससे संपर्क करने से रोकना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि प्रदत्त शक्ति में दाता की इच्छा समाहित नहीं है, तो जिसे दाता शक्ति प्रदान कर रहा है, उसके लिए उसे नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण होगा और वह शक्ति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस पहलू में रूढ़िवादी देवताओं का आशीर्वाद मूल रूप से अस्थायी और एक निश्चित सीमा तक ही सीमित है, और दुष्ट देवताओं को इस बात की परवाह नहीं कि वरदान पाने वाले का क्या होता है। लुमियन ने सोच समझकर सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, बियॉन्डर्स, मेरा मतलब है, क्या बियॉन्डर विशेषताओं वाले लोग अभी भी वरदान स्वीकार कर सकते हैं? क्या दोनों में टकराव होगा और वे अपना नियंत्रण खो देंगे? उस महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। जरा सोचिए, वरदान की शक्ति आपके शरीर को वरदान देने वाले के शरीर के अनुरूप बदल देगी, लेकिन आपका शरीर पहले से ही आपके बियॉन्डर गुणों के अनुकूल ढल चुका है। इसलिए जब तक आप एक नया संतुलन नहीं पा लेते, तब तक एक संघर्ष चलता रहेगा। हालांकि
ये संघर्ष आपके मन या आत्मा को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए जब तक आप पतन के कगार पर न हो, तब तक आप अपना नियंत्रण नहीं खोएंगे। एकमात्र समस्या यह है कि आपको अपने शरीर पर एक तीसरी आंख और एक चौथा हाथ उगते हुए देखने की आदत डालनी पड़ सकती है। बेशक, इसके लिए शर्त यह है कि आपको दी गई शक्ति लंबे समय तक बनी रहे। साथ ही, शक्ति का स्तर भी बहुत ऊंचा होना चाहिए। अन्यथा, आपके शरीर में होने वाले छोटे मोटे बदलावों को नजरअंदाज किया जा सकता है। लुमियन ने संक्षिप्त तरीके से इस जानकारी को स्वीकार किया। क्या होगा यदि उपहार उसी या पड़ोसी मार्ग से आए? उसने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। इससे कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शारीरिक बदलाव नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है? लुमियन उलझन में था और स्पष्टीकरण मांगने ही वाला था कि तभी उस महिला ने हंसते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे लगा था कि सकल इनहेबिटेंट्स के बारे में जानने के बाद आपको टाइम लूप में ज्यादा दिलचस्पी होगी। हैरानी की बात है कि आप इस जानकारी पर ध्यान दे रहे हैं जो शायद भविष्य में आपके काम न आए। ये तो आपकी आदत नहीं है। ल्यूमियन ने आत्मनिंदा वाली मुस्कान दिखाई। मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप समय के इस चक्र को तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं, उसने कहा। लेकिन फिर मुझे आपकी पहले कही बात याद आ गई। आपने दावा किया था कि इस समस्या को हल करने की कीमत कोडो का पूरी तरह से विनाश होगा। सब लोग मर जाएंगे। अगर मुझे बेहतर परिणाम चाहिए, तो मैं केवल खुद पर ही निर्भर रह सकता हूँ। उस समय मुझे ये समझ नहीं आया था, लेकिन अब मैं इसका कारण समझ सकता हूँ। अगर आप इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं और आप सकल के निवासी नहीं हैं, तो एकमात्र तरीका है सब कुछ नष्ट कर देना। महिला ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है। लुमियन असमंजस में पड़ गया और उसने पूछा, तो फिर आपने इसे पहले स्पष्ट क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि इससे विनाश हो जाएगा। या फिर क्या यह महिला अर्ध छिपे हुए अंदाज में बोलने की आदी थी? महिला तुरंत हंस पड़ी। अगर मैंने तुमसे कहा होता कि पूरा गांव एक टाइम लूप में फंस गया है, तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते? ल्यूमियन ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, शायद नहीं। इस तरह की बेतुकी कहानी पर बिना खुद अनुभव किए विश्वास करना मुश्किल था। महिला मुस्कुराए और बोली, इसीलिए मैंने इसे स्पष्ट नहीं किया। मैं आपको समझाने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहती थी। लुमियन कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर मौका पाकर पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस चक्र को तोड़ने की कुंजी क्या है? मुझे अपने प्रयासों को किस दिशा में केंद्रित करना चाहिए? महिला ने अपना सिर हिलाया। कुछ मामलों में भविष्यवाणी करना यहाँ बहुत खतरनाक है। लुमियन असमंजस में था। महिला ने बस इतना ही कहा, अगर मुझे चाबी पता होती, तो मैं आपको बता देती, महिला ने कहा। जितनी जल्दी मैं इस समस्या को सुलझा लूंगी, उतनी जल्दी मैं इस यात्रा को समाप्त कर सकूंगी। उसने आह भरी। मुझे काम से छुट्टी कब मिलेगी? काम? लुमियन को उस रहस्यमयी महिला से कोई प्रेरणा नहीं मिली, इसलिए उसने पूछा, अगर पादरी को नहीं मारा गया, तो क्या समय खुद को दोहराना बंद कर देगा? नहीं, महिला ने सटीक उत्तर दिया। इस चक्र में कई ट्रिगर बिंदु हैं, जिनमें 12वीं रात तक समय का पहुंचना भी शामिल है। बाकी आप खुद समझ सकते हैं। 12वीं रात अभी भी जांच पड़ताल के लिए काफी समय है। लुमियन ने कुछ देर सोचा और कहा, क्योंकि मैंने अपने शरीर में मौजूद विशिष्टता को सक्रिय कर दिया है, इसलिए मैं हर बार लूप में जाने पर अपनी यादें और बियॉन्डर की विशेषताएं बरकरार रख सकता हूँ, है ना? महिला को सिर हिलाते देख उसने आगे पूछा, तो जब तक मैं जीवित हूँ और जांच जारी रखता हूँ, मुझे देर सवेर सब कुछ खत्म करने की कुंजी मिल ही जाएगी। यह उस व्यापक विधि का अनुप्रयोग था जिसका उल्लेख औरों ने किया था। सैद्धांतिक रूप से ये सही है। महिला की भावुक आंखें, जिन्हें देखकर लुमियन समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से उभर आईं। लेकिन आपको यह समझना चाहिए था कि केवल कोडो और उसके आसपास का क्षेत्र ही समय के चक्र में फंसा हुआ है। बाहरी दुनिया में समय सामान्य रूप से बीत रहा है, और कोडो की तारीख से वह तारीख पूरी तरह अलग है। तीनों जांचकर्ता अपनी स्थिति और गांव का वर्णन करने के लिए टेलीग्राम भेजेंगे, और जैसे ही वे तारीख का जिक्र करेंगे, अधिकारियों को यहाँ की असामान्य स्थिति का एहसास हो जाएगा। भले ही जांचकर्ता चक्र के दोबारा शुरू होने से पहले टेलीग्राम भेजने में विफल रहे या तारीख का उल्लेख न करे, समय बीतने के साथ साथ अधिकारी समस्या का पता लगा लेंगे। आपको क्या लगता है कि वे कोडो में समय के इस चक्र को सुझाने के लिए क्या करेंगे? लुमियन कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, वे इसे सीधे नष्ट कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने दूसरा विकल्प चुना है।
उस महिला ने मिली-जुली भावनाओं के साथ सिर हिलाया। उसने कहा, इससे इस असामान्य स्थिति को फैलने और दूसरों को प्रभावित करने से प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। अगर आपको भविष्य में सोनिया सागर जाने का मौका मिले, तो आप बंसी हाबा के बारे में पूछ सकते हैं। इसे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के कारण नष्ट कर दिया था। कोई भी बच नहीं पाया। ल्यूमियन ने लूप के मुख्य बिंदु को स्वयं ही खोजने का नया दृढ़ संकल्प महसूस किया। उन्होंने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह जानता था कि उसके पास केवल 3 या 4 चक्र और बचे हैं, और वह हर बार 12वीं रात तक इसे दोहरा नहीं सकता था। वह महिला खड़ी हुई और शांत भाव से बोली, कम से कम आपके पास अभी भी मौका है। कुछ लोगों के पास तो वह भी नहीं होता। अल्पविराम। ओल्ड टेवन से निकलने के बाद लुमियन सड़क पर खड़ा हो गया और अपने आसपास के कुछ पैदल यात्रियों और घरों को देखने लगा। कौडू गांव में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। गांव वालों में भी वही भावनाएं थी जो हर जगह के लोगों में होती हैं, खुशी और गुस्सा, इच्छा और लालसा। हालांकि इस शांत और शोरगुल भरे गांव के बाहरी आवरण के नीचे एक अकल्पनीय भयावहता छिपी हुई थी। यहाँ हर कोई एक ही चक्र में फंस गया था और बार बार वही कुछ दिन जी रहा था। पादरे गुइलॉम बेनेट, शेपर्ड पियरे बेरी, पोन्स बेनेट और एवा लिजिया जैसे कुछ लोगों को छोड़कर लुमियन अस्थायी रूप से यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि कौन निर्दोष था। उसे इस बात का भी 100% यकीन नहीं था कि रेमुंड ग्रेग, जो आमतौर पर काफी मंदबुद्धि और षड्यंत्रकारी नहीं था, ठीक है या नहीं। हो सकता है कि पादरी की अलौकिक शक्ति ने उपवास के अंत में लड़कों के अजीब व्यवहार को प्रभावित किया हो, न कि उन्हें पहले से ही कोई समस्या थी। एक पल के लिए लुमियन को लगा कि कौडो एक प्राचीन जंगल की तरह है, जो अनदेखे खतरों से भरा हुआ है। वह ये नहीं बता सकता था कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। ऐसे वातावरण में जीवित रहने के लिए सावधानी और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण थे। क्षमता, साहस, बुद्धिमत्ता और अनुभव को गौण स्थान देना पड़ा। ये कुछ हद तक उनके आवारागर्दी के दिनों जैसा था, फिर भी स्पष्ट रूप से अलग था। जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, उसे महसूस हुआ कि हंटर पोषण पचने के लक्षण दिखा रहा है। क्या ये अभिनय विधि का पहला चरण है? ये तो काफी तेज है। मुझे लगा था कि शुरू होने में 1-2 महीने लगेंगे। हंटर पोषण को पचाने की संभावना से वह उत्साहित हो गया। क्या मैं हंटर पोषण को 1 या 2 चक्रों में पचा सकता हूँ? ड्रीम रूइन की हंटिंग की मदद से वह जल्दी ही सीक्वेंस 8 प्रोवोकर बन सकता है और टाइम लूप की समस्या को हल करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकता है। लुमियन आगे बढ़ते हुए सोच में डूबा रहा। जल्द ही वह गांव के चौक पर पहुंच गया। उनकी मौजूदा योजना पादरी से बातचीत करके उनकी असामान्यताओं का पता लगाने और कोई सुराग हासिल करने की थी। जब उसने चारों ओर देखा, तो उसे एक आकृति गिरजाघर की ओर चलती हुई दिखाई दी। उस व्यक्ति ने गहरे भूरे रंग का लंबा हुड वाला कोट पहना हुआ था, कमर पर रस्सी बंधी थी और एकदम नए मुलायम चमड़े के जूते पहने थे। वह शेपर्ड पियरे बेरी था। ये वही है। लुमियन जल्दी से पियरे के पास पहुंचा और जानबूझकर पूछा, पियरे, तुम वापस क्यों आए हो? पियरे के काले घुंघराले बाल चिपचिपे थे, और उसने काफी समय से शेव नहीं की थी। उन्होंने खुशी से जवाब दिया, क्या लैंड का समय लगभग आ ही गया है। मैंने इसे कई सालों से नहीं मनाया है। इस साल मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। उसकी नीली आंखों में एक सौम्य मुस्कान थी, और वह उस चरवाहे से बिल्कुल अलग लग रहा था जिसने पहले लुमियन को सदमा पहुंचाया था। इस बार जवाब पिछले चक्र से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यह अलग जगह पर और अलग सवाल पूछने वाले के साथ होगा। हालांकि मूल भाव वही रहेगा, लेकिन कुछ शब्द अलग होंगे। लुमियन ने ध्यान से सुना और पियरे के नए जूतों को देखते हुए पूछा, क्या तुम अमीर बन गए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरे वर्तमान बॉस बुरे नहीं हैं। उन्होंने मुझे काफी कुछ दिया है। आज रात ड्रिंक्स मेरी तरफ से हैं। पियरे की खुशी साफ झलक रही थी। ठीक है, लुमियन ने सहमति जताते हुए गिरजाघर की ओर इशारा किया। क्या आप प्रार्थना करने जा रहे हैं? पियरे ने आह भरी और कहा, हाँ, गिरजाघर में भगवान से प्रार्थना किए हुए बहुत समय हो गया है। हालांकि यह वाक्य देखने में महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, लेकिन लुमियन जितना ज्यादा सुनता गया, उतना ही उसे यह एहसास होता गया कि कुछ गड़बड़ है। चरवाहे पूरी तरह से मानव बस्तियों से अलग थलग नहीं थे। मैदानों और चारागाहों में कई गांव बिखरे हुए थे। ऊंचे पहाड़ी घास के मैदान भले ही सुनसान हो,
लेकिन चरवाहे कभी कभी रसद लेने के लिए पहाड़ से नीचे उतरते थे। भला उसे गिरजाघर कैसे नहीं मिला होगा? वास्तव में, यदि पियरे बेरी फेनापोटे या लेनबर्ग गए होते, तो शाश्वत धधकते सूर्य के गिरजाघर को खोजना व्यर्थ ही होता। हालांकि ल्यूमियन को यह आभास होता रहा कि पियरे बेरी के हर शब्द में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके बजाय पियरे बेरी ने पूछा, क्या आप ही गिरजाघर जा रहे हैं? नहीं, ल्यूमियन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे लगा था कि चौक में लोग बातें कर रहे होंगे, लेकिन वह खाली था। फिर उसने अपना हाथ हिलाया। मैं घर जा रहा हूँ। आज रात मिलते हैं, पियरे बेरी ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। चरवाहे को गिरजाघर की ओर जाते हुए देखने के बाद ल्यूमियन वापस गांव की ओर चल पड़ा। उन्होंने पादरी से बातचीत न करने का फैसला किया। उनका अगला गंतव्य शपथ पियरे बेरी का घर। 38 भेड़ें। बेरी परिवार के 1 दर्जन से अधिक सदस्य एक जर्जर 2 मंजिला मकान में ठसाठस भरे हुए थे। ल्यूमियन खुले दरवाजे से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और सावधानीपूर्वक उसके चारों ओर घूमकर पीछे लकड़ी की बाड़ से घिरे खाली इलाके में चला गया। खुले मैदान की छत के पास घास और जलाऊ लकड़ी के ढेर बिखरे पड़े थे, और 3 मैली कुचली सफेद भेड़ें, जो मिट्टी से सनी हुई थी, वहीं मंडरा रही थी। ल्यूमियन को याद था कि औरोर ने बताया था कि पियरे जिन भेड़ों को लेकर जल्दी में लौटा था, वे अजीब लग रही थी, लेकिन वह ठीक से यह नहीं बता पा रही थी कि उनमें क्या असामान्य बात थी। इसीलिए ल्यूमियन ने गिरजाघर में प्रार्थना के दौरान चरवाहे की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर भेड़ों का निरीक्षण किया था। हालांकि उन्होंने स्वयं कभी भेड़ें नहीं चराई थी, लेकिन वे कौडू के पहाड़ी चारागाहों के पास रहते थे, इसलिए उन्होंने कम से कम 70 से 80 भेड़ें देखी होंगी। वे उनसे बिल्कुल भी अपरिचित नहीं थे। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद ल्यूमियन को अपने सामने मौजूद तीनों भेड़ों और उनकी प्रजाति की अन्य भेड़ों में कोई अंतर नहीं नजर आया। वह बस इतना ही बुदा सका, मुझे अपनी नंगी आंखों से कोई समस्या नहीं दिख रही, क्या मुझे किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत है? दुर्भाग्यवश शिकारियों के पास ऐसी क्षमताएं नहीं थीं। ल्यूमियन ने अपनी बढ़ी हुई दृष्टि, सूंघने की क्षमता और विभिन्न सुरागों को समझने की क्षमता का पहले ही उपयोग कर लिया था, लेकिन फिर भी वह किसी भी समस्या की पहचान नहीं कर सका। उसे केवल एक ही अजीब बात नजर आई कि भेड़ों का गोबर इधर उधर बिखरा होने के बजाय एक कोने में ढेर लगा हुआ था। बेशक, इस बात की काफी संभावना थी कि बेरी परिवार मल का अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए नियमित रूप से उस क्षेत्र की सफाई करता था। कुछ और सेकंड तक अवलोकन करने के बाद ल्यूमियन ने धीरे से कहा, लगता है कि सिर्फ देखना और सूंघना ही काफी नहीं है। क्या मुझे इसे खुद छूकर देखना पड़ेगा? बिना किसी झिझक के उसने अपना हाथ बाड़ पर रखा और उसे कूदकर पार कर लिया, मानो वह अपने घर में ही हो। तीनों भेड़ों ने एक साथ अपना सिर घुमाकर ल्यूमियन की ओर देखा, जिसने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। चलो, अब चेकअप का समय हो गया है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनके मालिक को उसके कारनामों का पता चल जाएगा, क्योंकि वह पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका था। गांव के हर परिवार को पता था कि यह लड़का तरह तरह के शरारती काम करने में माहिर है। भेड़ों को खिलौने के रूप में इस्तेमाल करना उसकी शरारतों का ही एक हिस्सा था। ल्यूमियन के अपने शब्दों में, जब आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही धूमिल हो चुकी हो, तो बदनाम होने के कुछ फायदे भी होते हैं। शरारतबाजों के बादशाह की उपाधि के साथ कौडू गांव में वह जो कुछ भी करता, उस पर ज्यादा संदेह नहीं होता था। यहाँ तक कि अगर कुछ असामान्य लोग उसे रंगे हाथों पकड़ भी लेते, तो भी वे ये साबित नहीं कर पाते कि उसमें कुछ गड़बड़ है। बेशक, ऐसी परिस्थितियों में पादरी गुइलोम और चरवाहा पियरे एहतियात के तौर पर उसे चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उसे जरूरत पड़ने पर सावधानी बरतनी चाहिए। बा 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 मानो ल्यूमियन के बुरे इरादों को भांपते हुए तीनों भेड़ें भूसे के ढेर के पीछे छिप गईं। उनकी चीखें मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन वे एक शिकारी से कैसे बच सकते थे? ल्यूमियन ने एक भेड़ को पकड़ा और उसके दांतों की जांच करते हुए उसकी बगल को थपथपाया। यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। भेड़ को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम तो एकदम तंदुरुस्त हो। तुम मटर के साथ स्वादिष्ट मटन स्टू बना सकती हो। उसने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि तीनों भेड़ों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण कर सके। जब लक्ष्य के शरीर में कोई समस्या नहीं थी, तो वह केवल इसी कोण से शुरुआत कर सकता था। भीड़ की आंखें क्षण भर के लिए बेजान सी हो गईं। ल्यूमियन खिलखिलाकर हंस पड़ा। काफी होशियार हो, है ना? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो?
भीड़ ने अपना सिर घुमाकर घास खाना शुरू किया तो उसकी आंखें सामान्य हो गईं। मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? लुमियन ने अपनी ठुड्डी सहलाई। मैं तुम्हें बाद में पेरे बेरी से खरीद लूंगा और आज रात तुम्हें डिनर पर बुलाऊंगा। भीड़ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने घास का एक टुकड़ा तोड़कर खींचकर बाहर निकाल दिया। भूसे का ढेर अचानक ढह गया और लुमियन की तेज शिकारी निगाहों ने किसी चीज की झलक देखी। जैसे ही वह चलकर पास आया और करीब से निरीक्षण करने के लिए नीचे बैठ गया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये काले बालों का एक गुच्छा था जिसमें कुछ कटे हुए नाखून भी थे। ये घर के बाहर क्यों होगा? लुमियन ने आश्चर्य से बुदबुदाया। कोडू के मूल निवासी होने के नाते वे दारियज क्षेत्र की अंत्येष्टि प्रथाओं से भली भांति परिचित थे। जब किसी की घर में मृत्यु हो जाती थी तो उनके बाल और नाखून काटकर घर के अंदर कहीं छिपा दिए जाते थे ताकि उनकी कुंडली और सौभाग्य बना रहे। खुले में रखे भूसे के ढेर में ऐसी वस्तु कैसे प्रकट हो सकती है? लुमियन ने बालों और नाखूनों का बंडल उठाया और उसकी जांच करते हुए उसका वजन किया। ये बिल्कुल ताज़ा लग रहा था, मानो इसे अभी हाल ही में काटा गया हो। उसने तुरंत फैसला कर लिया। हालांकि हाल ही में कोडू गांव में किसी की मौत नहीं हुई थी। लुमियन को केवल यही संदेह था कि यह अंत्येष्टि की रस्मों के समान किसी प्रकार का जादू टोना था। उसने बाद में इस बारे में अपनी बहन से सलाह लेने की योजना बनाई। किसी को शक न हो इसलिए उसने कीले और काले बाल वापस भूसे के ढेर में डाल दिए और उस अस्त व्यस्त दृश्य को फिर से वैसा ही बना दिया। वह काम पूरा करने के बाद वह लकड़ी की बाड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही लुमियन कुछ कदम आगे बढ़ा, उसने पीछे मुड़कर तीनों भेड़ों को देखा। आशा भरी नजरों से उसने मन ही मन कहा, प्यारे बेरी कुछ अजीब सा लग रहा है। वह मई से पहले ही गांव लौट आया है। क्या उसने बाहर कोई अपराध किया है? इंटिस के एक अच्छे नागरिक और ईश्वर के सच्चे अनुयायी के रूप में क्या मुझे दारियज जाकर पूछताछ करनी चाहिए? तीनों भेड़ें बिना कोई प्रतिक्रिया दिए और बिना किसी बदलाव के बस उसे देखती रहीं। लुमियन ने मन ही मन निराशा से आह भरी। उसने सोचा, ये भेड़ें कुछ खास बुद्धिमान नहीं हैं। फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, अंगूठे ऊपर की ओर और तर्जनी उंगलियां नीचे की ओर, तिरस्कार का भाव व्यक्त करते हुए। जब मेरा मूड खराब हो तो भेड़ों का मजाक उड़ाने में क्या बुराई है? अचानक जिस भीड़ की लुमियन ने जांच की थी, वह आशा भरी निगाहों से कुछ कदम आगे बढ़ी। उसने अपना खुर उठाया और कीचड़ पर रेखाएं खींचने लगा। ल्यूमियन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही ये देखने के लिए भेड़ के पास पहुंचा कि वह क्या चित्र बना रही है। भेड़ें जमीन पर अक्षर बनाती हुई प्रतीत हो रही थीं। लुमियन को वे अक्षर परिचित लगे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। उसने भौहें चढ़ाकर सोचा, इस भाषा की उत्पत्ति भी इंटिस भाषा जैसी ही होनी चाहिए। लेकिन मुझे तो सिर्फ इंटिस और कुछ प्राचीन फेसेक भाषाएं ही आती हैं। डॉट डॉट डॉट। उस क्षण लुमियन को औरोर के शब्दों का महत्व समझ में आया। ज्ञान ही शक्ति है। भीड़ ने चित्र बनाना समाप्त किया और एक कदम पीछे हटकर लुमियन को सच्ची निगाहों से देखने लगी। बाकी दोनों भेड़ों में भी ऐसा ही भाव परिवर्तन आया और वे धीरे से मिमियाने लगी। ल्यूमियन ने जमीन पर लिखे शब्द को देखा और गहरी सोच में डूब गया। ये सोचने लगा कि इसका क्या अर्थ है और उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बस 1 या 2 सेकंड में ही उसे एक विचार आया और उसने गंभीरता से तीनों भेड़ों की ओर सिर हिलाया। उसने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और मिट्टी पर लिखे उस शब्द को मिटा दिया। हो सकता है कि वह इसे न समझे, लेकिन वह समझने का नाटक तो कर ही सकता है। वह फिलहाल भेड़ों को बहलाएगा और बाद में अपनी बहन से मार्गदर्शन मांगेगा। भेड़ों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने गंभीर और विचारशील भाव से धीरे धीरे सिर हिलाया और बाढ़ की ओर चल पड़ा, मानो कह रहा हो, धैर्य रखो, मैं कोई न कोई उपाय निकाल लूंगा। भेड़ों के बाड़े से निकलने के बाद लुमियन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और सीधे घर चला गया। उसने औरोर को अध्ययन कक्ष में एक रिक्लाइनर कुर्सी पर पढ़ते हुए पाया। ग्रैंड सोअर, उसने घबरा कर पुकारा, कुछ तो गड़बड़ है। औरोर ने तुरंत सतर्कता बरती। मुझे ग्रांडे सोअर कहकर बुला रहे हो? इस बार तुमने किस तरह की मुसीबत मोल ली है? डॉट डॉट डॉट। लुमियन ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। याद है जब तुमने कहा था कि शैपर्ड पेरे बेरी की 3 भेड़ों में कुछ गड़बड़ है? जब वह गिरजाघर में प्रार्थना कर रहा था, तब मैं उसके घर के पीछे देखने गया और अंदाजा लगाए कि मुझे वहां क्या मिला। औरोर का चेहरा गंभीर हो गया। अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हैं,
तो आपको मुझे पहले से बताना होगा। अभी हालात खतरनाक हैं और कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। लुमियन अपनी बहन की चिंता से भावुक हो गया, लेकिन उसने शिकायत की, अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता, तो शायद तुम मुझे जाने ही नहीं देती। मैं अगली बार इस बात का ध्यान रखूंगा, उसने पूरी ईमानदारी से वादा किया। उन्होंने इसी तरह के शब्द दर्जनों बार कहे थे। औरोर ने स्थिति की गंभीरता को समझा और सिर हिलाकर संकेत दिया कि लुमियन उसे बता सकता है कि उसने क्या खोजा है। ल्यूमियन ने भेड़बाड़े में अपने अनुभव को जल्दी से सुनाया। जैसे जैसे औरोर सुनती गई, वह गंभीर होती गई। वह शब्द लिखो, उसने कहा और रिक्लाइनर से उठकर ल्यूमियन को देने के लिए एक पेन और कागज ढूंढा। लुमियन को वह शब्द याद था, इसलिए उसने जल्दी से उसे कागज पर लिख लिया। औरोर ने एक सरसरी नजर डाली और गंभीरता से कहा, यह एक बड़ी समस्या है। मुझे पता है, लुमियन ने मन ही मन जवाब दिया। इसके अलावा, उनका मानना था कि समस्या उनकी बहन की कल्पना से भी कहीं अधिक गंभीर थी। क्या समस्या है? उसने पूछा। औरोर ने उस शब्द की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हाइलैंडर है, जो फेना पॉटर साम्राज्य की आधिकारिक भाषा है। इंटिस की तरह, ये प्राचीन फेसेक से आए हैं। इसका मतलब है। औरोर एक पल के लिए रुकी, फिर गहरी आवाज में बोली, मदद करो। मदद? लुमियन ने हैरानी से कहा। भेड़ें हमसे मदद मांग रही हैं। औरोर ने संक्षिप्त रूप से स्वीकार किया, मुझे संदेह है कि वे वास्तव में भेड़ नहीं हैं। वे शायद इंसान थे। इंसान? लुमियन ने हैरानी से पूछा। यह उसके ज्ञान के दायरे से परे था। पहले, लुमियन ने केवल इतना ही सोचा था कि तीनों भेड़ें बुद्धिमान हैं और उनमें मनुष्यों जैसी भावनाएं हैं। ऐसा भी लगता था कि उन्होंने कुछ मानवीय भाषा पर महारत हासिल कर ली है, लेकिन उसने उन्हें कभी वास्तविक मनुष्य नहीं माना था। उनके लिए, भीड़ में बदलना केवल काल्पनिक कहानियों में ही होता था। जैसे ही उसने ये कहा, लुमियन अब हैरान नहीं था। उसे एहसास हुआ कि समय का एक चक्र पहले ही शुरू हो चुका है। लोगों का भेड़ों में बदलना इतना अजीब क्यों था? रहस्यवाद की दुनिया में बहुत सी विचित्र और बेतुकी चीजें थीं। अपने भाई की उलझन को देखकर औरोर ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं है कि कोई ऐसी गुप्त कला है जो किसी व्यक्ति को भेड़ में बदल सकती है, लेकिन अब सभी विवरण इसी संभावना की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल, लुमियन ने भी यही बात दोहराई। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, उसे लगने लगा कि वे तीनों भेड़ें शायद इंसान ही थीं। क्या इसका मतलब यह था कि चरवाहा, प्यरे बेरी, वास्तव में मनुष्यों को चरा रहा था? इसके बाद लुमियन ने पूछा, वे नाखून और बाल घर के बाहर क्यों छिपाए गए थे? औरोर ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, यह दारियज क्षेत्र की अंत्येष्टि संबंधी परंपराओं में से एक है। हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत से लोग इसके बारे में भूल चुके हैं। एक वॉरलॉक होने के नाते, मैंने इस पहलू का अध्ययन किया है ताकि मैं कुछ उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकूं। फिर उन्होंने समझाया, जब परिवार का कोई सदस्य आत्महत्या कर लेता है या किसी रिश्तेदार द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, या यदि जीवित रहते हुए उनका चरित्र खराब था और उन्होंने पूरे परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डाला था, तो मृत्यु के बाद काटे गए बाल और नाखून घर के बाहर छिपा दिए जाते हैं ताकि परिवार की कुंडली प्रभावित न हो और उन्हें दुर्भाग्य न आए। क्या यह आत्महत्या थी या किसी रिश्तेदार द्वारा की गई हत्या? लुमियन को अचानक कुछ सूझा। पिछले चक्र के दौरान, पोन्स बेनेट ने अंतिम संस्कार की रस्मों का पालन किए बिना नारोका के घर में प्रवेश किया। क्या वह नारोका के बाल और नाखून चुराने गया होगा? 39 बीमार। अगर पोन्स बेनेट सचमुच नारोका के घर में उसके बाल और नाखून चुराने के लिए घुसा था, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि नारोका की हत्या किसी रिश्तेदार ने की हो। आखिर नारोका की अच्छी प्रतिष्ठा थी और वह पूरे परिवार की आधारशिला थी। इसके अलावा, वह शारीरिक और मानसिक रूप से अपेक्षाकृत स्वस्थ थी, इसलिए आत्महत्या करना असंभव था। लुमियन ने तुरंत कई अटकलें लगाईं। लेकिन अगर नारोका की हत्या वाकई किसी रिश्तेदार ने की थी, तो इसका कारण क्या था? अपने भाई को गहरी सोच में डूबा हुआ और काफी देर से चुप देखकर, औरोर को लगा कि वह मनुष्यों के भेड़ों में बदल जाने और बेरी परिवार के किसी सदस्य की हत्या हो जाने के विचार से भयभीत है। इसलिए उसने उसे प्यार से दिलासा दिया। हालांकि मामला गंभीर है, लेकिन अभी तक इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे इन बातों पर विचार करने की जरूरत है। अगर आपको हमेशा वास्तविक रहस्यवाद से दूर रखा जाता है, तो ऐसी ही किसी घटना का सामना करने पर घबरा जाना स्वाभाविक है। हम
हाल के वर्षों में अलौकिक घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, और मैं हर समय आपके साथ नहीं रह सकता। आप बड़े हो जाएंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। लुमियन ने मन ही मन जवाब दिया कि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसे बड़े होने पर परिवार छोड़ना पड़ता हो। उसे महसूस हो रहा था कि मनुष्यों के भीड़ों में परिवर्तित होने के मामले के कारण रहस्यवाद के साथ उसके संपर्क में आने के प्रति और का रवैया नर्म पड़ गया था। अगर मैं और मेहनत करूं, तो मैं उसे सीधे बता सकता हूं कि मैं एक बियॉन्डर बन गया हूं। लुमियन ने सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, और ने अपना फैसला कर लिया था। अब अपना सामान पैक कर लो। नोवेल वीकली के निमंत्रण पर हम तुरंत कॉडू से निकलेंगे। हम वाकई भाग्यशाली हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल सही समय पर टेलीग्राम भेजा ताकि हम बिना शक के खुलेआम निकल सकें। यात्रा के दौरान मैं तुम्हें कुछ सच्चे रहस्यवाद के बारे में सिखाऊंगा, लेकिन बियॉन्डर बनने के बारे में सोचना भी मत। ये बहुत खतरनाक है। लुमियन ने मन ही मन बुदबुदाया, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। मैंने टेलीग्राम इसलिए भेजा क्योंकि मुझे समस्या का पता चला था। हमें इस बार ही जवाब मिला है। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी बहन अब भी उतनी ही दृढ़ निश्चयी थी। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि वे कॉडो गांव से सफलतापूर्वक निकल पाएंगे या इस चक्र से बच पाएंगे, फिर भी उन्हें कोशिश करनी ही थी। क्या हम उन 3 लोगों को नहीं बचाएंगे? लुमियन ने पूछा। और ने अपना सिर हिलाया। इससे हमारे और पियरे बेरी के बीच टकराव हो सकता है, और मुझे नहीं पता कि वह कितना ताकतवर है या उसके कितने मददगार हैं। बिना कुछ जाने दूसरों को बचाना बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा कि यह काम अधिकारियों पर छोड़ दिया जाए। यह उनका कर्तव्य है। जब हम दारियज पहुंचकर स्टीम लोकोमोटिव के टिकट खरीद लेंगे, तो हम अधिकारियों को एक गुमनाम पत्र भेजेंगे और बाकी काम उन्हें सौंप देंगे। लेकिन अगर वे हम पर विश्वास न करें तो? लुमियन ने जानबूझकर जोर देकर पूछा। और मुस्कुराए। रहस्यवाद के मामले में आप सचमुच अनपढ़ हैं। पत्र में हम लोगों को भेड़ में बदलने के विषय को स्पष्ट रूप से समझाएंगे। वे स्वाभाविक रूप से भविष्यवाणी करने के लिए पेशेवरों की तलाश करेंगे। भले ही उन्हें कोई विस्तृत रहस्योद्घाटन न मिले, वे ये जान जाएंगे कि कॉडू में कुछ असामान्य है। समझ गया, लुमियन ने कहा और अपना सामान पैक करने के लिए ऊपर चला गया। कुछ ही समय बाद भाई बहन दोनों एक एक भूरे रंग का सूटकेस लेकर नीचे आए। और ने दरवाजे से बाहर देखा और कहा, चलो मैडम पॉलिस के पास चलते हैं और उनकी गाड़ी उधार लेते हैं ताकि हम जितनी जल्दी हो सके दारियज पहुंच सकें। एक आम इंसान को कॉडू गांव से दारियज तक पैदल चलने में पूरी दोपहर लग जाती थी। एक हंटर होने के नाते लुमियन को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन और की नज़र में वह अभी तक बियॉन्डर नहीं था। अपनी बहन के सामने कबूलनामा करने के अवसर का लाभ उठाने के बारे में कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद उसे एहसास हुआ कि कॉडो से भागना उसके लिए असंभव था। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह मैडम पुआलिस के घर में सुराग ढूंढने का मौका तलाशे। लुमियन ने संक्षिप्त रूप से कहा, ठीक है, और अपनी बहन का सूटकेस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। 2 सूटकेस हाथ में लिए वह दरवाजे की ओर चल पड़ा। और ने संतुष्टि और राहत से सिर हिलाया, लेकिन फिर हैरानी से कहा, तुम्हारी ताकत बढ़ गई है। तुम इसे इतनी आसानी से संभाल रही हो। वह अवचेतन रूप से अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी आंखों के किनारों को मलना चाहती थी, लेकिन लुमियन पहले ही जा चुका था। उसे केवल हार मानकर जल्दी से उसके पीछे जाना पड़ा। प्रशासक के आवास की ओर जाते समय कई ग्रामीणों ने अरोर को अपना सामान लेकर जाते हुए देखा और उत्सुकता से स्थिति के बारे में पूछा। और जिसके पास एक वैध कारण था, इस बारे में बहुत शांत थी। दूसरी ओर लुमियन ने अलग अलग ग्रामीणों को समझाने के लिए 7-8 मनगढ़ंत कहानियां बनाई। एक कहानी और को इंटिस लीजन ऑफ ऑनर मेडल मिलने और सम्मानित होने के लिए ट्राया जाने की थी। दूसरी कहानी ट्राया नॉर्मल कॉलेज द्वारा विशेष रूप से भर्ती किए जाने और दाखिला मिलने की थी। और तीसरी कहानी और के शेयर बाजार में निवेश करने के कारण दिवालिया हो जाने और उसके लेनदारों के उसके दरवाजे पर दस्तक देने के कारण उसके पास दूसरे स्थानों पर भागने के अलावा कोई विकल्प न होने की थी। ये सुनकर भोले भाले ग्रामीण स्तब्ध रह गए, लेकिन लुमियन की प्रतिष्ठा के कारण होश में आने पर उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ ही समय बाद भाई बहन उस काली इमारत के सामने पहुंचे जो एक प्राचीन महल से परिवर्तित हो चुकी थी। उन 2 ऊंचे टावरों को देखते हुए लुमियन मुस्कुराए और बोली, मुझे आश्चर्य है कि उनके अंदर क्या है। और क्या तुम कभी अंदर गई हो? मैं किसी और के घर में क्यों भटकूंगी? और ने अपने भाई पर आंखें घुमाई।
लुमियन ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैडम पुआलिस आपको महल घुमाने के लिए आमंत्रित करेगी। क्या उनके जैसे लोग अपने मेहमानों को अपने बड़े घर और कीमती संग्रह दिखाना पसंद नहीं करते? देखने लायक क्या है? और की आवाज धीरे धीरे नर्म होती गई, जैसे जैसे वह सोच रही थी कि यह उसके लेखन में महल के वर्णन के लिए कितना मददगार साबित होगा। आह, चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम अभी भी कॉडो लौट सकते हैं। इसके बाद वह लुमियन को रंग बिरंगे बगीचे से होते हुए महल के दरवाजे की ओर ले गई। कुछ कदम चलने के बाद और धीमी हो गई और चारों ओर देखने लगी। उसने हैरानी से कहा, इस बगीचे में फूल बहुत जल्दी खिल गए। कोडू गांव पहाड़ों में स्थित था और पास ही में पहाड़ी लोगों का चारागाह था। आमतौर पर वसंत के फूलों की पहली लहर अप्रैल के मध्य से अंत तक ही दिखाई देती थी। शायद मैडम पुआलिस के माली के पास कोई खास तरीका हो, लुमियन ने कहा। उसे याद आया कि मैडम पुआलिस एक असामान्य मार्ग की बियॉन्डर थी और उसे शक था कि यह किसी अलौकिक घटना से संबंधित है, लेकिन वह इसे खुलकर नहीं कह सकता था। और ने यूं ही टिप्पणी कर दी थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे महल पहुंचे और मैडम पॉलिस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज महिला ने नीले रंग की कॉसेट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके सीने पर अब भी सोने से जड़ा हुआ हीरे का हार लटका हुआ था। उसके लंबे भूरे बाल आधे बंधे हुए थे, बाकी नीचे लहरा रहे थे, जिससे वह सामान्य से भी अधिक युवा दिख रही थी। वह छोटे से बैठक कक्ष में एक कुर्सी पर बैठी और चुपचाप और का अनुरोध सुनती रही। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं। हे, लुमियन ने मन ही मन उपहास किया। कौन अपने दोस्त को घटिया वैवाहिक साथी से मिलवाएगा? लेकिन उसने तुरंत देखा कि मैडम पॉलिस अपनी चमकीली भूरी आंखों में मुस्कान लिए उसकी ओर देख रही थी। उन्हें अचानक उनकी पिछली बातचीत याद आ गई और वे असहज महसूस करने लगे। ठीक है, और ने बेबसी से कहा। जब भी वह कोई घोड़ागाड़ी किराए पर लेती, तो उसका किराया देने की पेशकश करती, लेकिन मैडम पॉलिस हमेशा मना कर देती। इसलिए वह अक्सर वापसी में मैडम के लिए कुछ उपहार लाती, जो न तो महंगे होते और न ही सस्ते, और घोड़ा गाड़ी चालक को टिप भी देती। गाड़ी चालक के तैयार होने का इंतजार करते हुए मैडम पॉलिस ने भाई बहनों को अपने रसोई द्वारा बनाई गई कुछ मिठाइयों का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किया। लुमियन ने एक मफिन का स्वाद चखा और चारों ओर देखा। श्री लोन कहाँ हैं? लुई लोन प्रशासक बेओस्ट का बटलर था। वह डारियज से उनके साथ कॉडू गांव आया था। ल्यूमियन के पास इस बात के सबूत थे कि उसका गांव की एक महिला के साथ प्रेम संबंध था और उसने महल की कुछ वस्तुएं गुपचुप तरीके से बेच दी थी। इसी तरह उसे यह खबर मिली कि मैडम पॉलिस पादरी की प्रेमिका थी। क्या आपने कभी गिरजाघर में पादरी और मैडम पॉलिस को गुप्त रूप से रोमांस करते हुए देखा था? विदेशियों के लिए यह एक झूठ था। इस समय लुमियन लुई लुन को कोसने के लिए ढूंढ रहा था और कह रहा था, तुम कमीने, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मैडम पॉलिस एक जादूगरनी है? डॉट 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 मैडम पॉलिस ने आह भरी। लुई बीमार है, वह अपने कमरे में आराम कर रहा है। बीमार? किसी कारणवश लुमियन को लगा कि कोई समस्या हो सकती है। जब उसकी बहन मैडम पॉलिस से बातचीत कर रही थी, तो उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, लिविंग रूम से बाहर निकला और सीधे सीढ़ियों की ओर चला गया। ये किला बहुत विशाल था और दंपति अपने साथ ज्यादा नौकर नहीं लाए थे। ये हर तरफ से खाली लग रहा था और कुछ जगहों पर चलने पर गूंज भी सुनाई देती थी। इससे लुमियन को घुसपैठ करने के लिए बेहतर परिस्थितियां मिल गईं। अपनी तीव्र इंद्रियों का उपयोग करते हुए उसने आसानी से एक नौकर और एक नौकरानी को चकमा दिया। हल्के कदमों से वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा और लुई लुन का कमरा ढूंढ लिया। उसे दस्तक देने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाया और अपना कान लकड़ी से सटा दिया। आह आह, अल्पविराम। कमरे से एक आदमी के दर्द से चीखने की आवाजें आ रही थी। डॉट 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 क्या वह सचमुच बीमार है? मामला काफी गंभीर लग रहा है। लुमियन ने एक पल सोचा और एक तरफ चला गया। उसने दूसरे नौकरों के कमरे का दरवाजा खोला। प्रशासक बेओस्ट और मैडम पुआलिस तीसरी मंजिल पर रहते थे। कमरे में तेजी से घुसने के बाद उसने धीरे से लकड़ी का दरवाजा बंद किया, दूसरी तरफ कुछ कदम बढ़ाए और कांच की खिड़की को धक्का देकर खोल दिया। ल्यूमियन ने नीचे देखा तो पाया कि आसपास कोई नहीं था। उसने तुरंत दोनों हाथों से सहारा लिया और फुर्ती से पलटकर महल की बाहरी दीवार पर लटक गया।
फिर वह एक जंगली बिल्ली की तरह फुर्ती से उछला और चुपचाप बटलर लुई लून की खिड़की की चौखट पर उतर गया। ल्यूमियन कांच की खिड़की के किनारे पर खड़ा हुआ, अपना शरीर घुमाया और चुपके से कमरे में झांका। उसने लुई लून को बिस्तर पर नग्न अवस्था में लेटे हुए देखा। उसका पेट फूला हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फट सकता है। ये देखकर कि बटलर के काले बाल पसीने से भीगे हुए थे और उसका चेहरा दर्द से कराह रहा था, लुमियन समय समय पर उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ये किस प्रकार की बीमारी है? ये डरावना लगता है। पेट सचमुच इतना बड़ा हो सकता है? इस समय 40 वर्ष की एक महिला लुई लून के बिस्तर के बगल में खड़ी थी। उसके बाल और आंखें भूरे रंग की थीं। वह सुंदर थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां कम थीं। उसने धूसर सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी और लुई लून पर उत्साह से चिल्ला रही थी। जल्द ही क्या होने वाला है? जैसे ही यह विचार लुमियन के मन में कौंधा, उसने एक चीख सुनी और लुई लून के पेट को पकड़े हुए किसी चीज को देखा। पलक झपकते ही वह धब्बा फट गया। लुई लून का पेट फट गया। एक छोटा, खून से सना हाथ आगे बढ़ा। ये पैदा हो गया, ये पैदा हो गया, महिला ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। फिर वह नीचे झुकी और लुई लून के पेट से एक छुरीदार, गंदा और खून से लथपथ बच्चा बाहर निकाला। लुमियन स्तब्ध रह गया। 40 गाड़ी पर समय के चक्र और मनुष्य के भेड़ बन जाने की घटनाओं की तुलना में उसके सामने का दृश्य कम चौंकाने वाला नहीं था। इसने लुमियन को ऐसा महसूस कराया मानो उसकी आंखें, मन और आत्मा बुरी तरह दूषित हो गई हों। यदि उसे पहले से पता होता कि वह ऐसी घटना का साक्षी बनेगा, तो वह निश्चित रूप से अपने कार्यों को छोड़ देता। आखिर चल क्या रहा है? लुई लून स्पष्ट रूप से अभी भी एक पुरुष है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह किसका बच्चा पेट में लिए हुए है? प्रशासक का या मैडम पॉलिस का? क्या ये रहस्यवाद की दुनिया है? मेरी भलाई के लिए औरों ने मुझे इससे दूर रखा। एक पल के लिए लुमियन के विचार अस्त व्यस्त हो गए और उसका दिमाग उथल पुथल में डूब गया। वह चाहता था कि काश वह अपनी आंखें निकाल लेता और जो कुछ उसने देखा था उसे जबरदस्ती भुला देता। वाह, वाह, वाह! लुई लून द्वारा जन्म दिए गए शिशु ने जोर से रोना शुरू कर दिया, जिससे उस गंदे प्रसव कक्ष में तुरंत एक पवित्र आभा आ गई। यही नए जीवन की सुंदरता थी। खिड़की के बाहर छिपा हुआ लुमियन मानव उत्पत्ति के आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा था। बेशक इसके अलावा अजीब, बेतुका, गंदा और असंगत होने का एहसास और भी स्पष्ट हो गया। लुमियन आखिरकार होश में आया और अवचेतन रूप से उसने फिर से कमरे में देखा। धूसर सफेद पोशाक वाली महिला ने शिशु को लुई लून के बगल में एक सफेद रेशमी कपड़े पर लिटा दिया था। शिशु लड़का था और उसमें दूधिया सफेद वसा की तुलना में अधिक रक्त था, लेकिन इसके अलावा उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। वह एक सामान्य नवजात शिशु जैसा दिखता था। ल्यूमियन ने 2 सेकंड और गौर से देखा और पाया कि उस शिशु की 10 उंगलियां मुड़ी हुई थी। उसके नाखून बहुत लंबे थे, जैसे किसी पक्षी के पंजे हों। अभी अभी उसने इन्हीं हाथों से लुई लून का पेट फाड़ दिया था। दूसरी ओर लुई लून अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था। लुई लून के पेट पर लगे घाव पर अभी तक टांके नहीं लगे थे और उससे लगातार खून रिस रहा था। पेट के अंदर दबी हुई आंतें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं और एक अजीब सी, चिड़िया के घोंसले जैसी आकृति मांस के रंग की झिल्ली से ढकी हुई थी। जैसे ही महिला ने बच्चे को रेशम में लपेटा, उसने एक सिलाई की सुई और बिल्ली की आंत उठाए और दर्द से कराह रहे लुई लून के घाव को सिलते हुए मंत्र जपने लगी। ये तुम्हारे लिए काफी आसान था। पिछली बार जब मैंने 4 बच्चों को जन्म दिया था, तब तो वह भी दर्दनाक माना जाता था। ल्यूमियन के चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी फड़क उठी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें, मस्तिष्क, मन और आत्मा प्रभावित होने के बाद उसके कान भी दूषित हो गए हैं। उसने अपनी निगाहें हटा ली। उसे वहां से जल्द निकलना था। वह जिस खिड़की से आया था उसी पर वापस कूद गया और कमरे में घुस गया। खिड़की बंद करने के बाद वह तेजी से दरवाजे से बाहर निकला और सीधे सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। एक पुरुष नौकर से बचते हुए लुमियन दबे पांव तेजी से हॉल में लौट आई। आप कहाँ चले गए थे? अचानक उसके कानों में एक हल्की सी चुंबकीय और कोमल आवाज सुनाई दी। ल्यूमियन की शिकारी इंद्रियों के बावजूद उसे यह महसूस नहीं हुआ कि सीढ़ियों के प्रवेश द्वार के पास कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो मैडम पुआलिस नीले रंग के कोर्सेट में थी। उनके बाल आधे बंधे हुए थे और उनकी चमकदार भूरी आंखों में उनकी आकृति प्रतिबिंबित हो रही थी। उस महिला के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी।
उसकी आंखों में लुमियन की आकृति एक तीक्ष्ण तीव्रता के साथ प्रतिबिंबित हो रही थी। लुमियन का दिमाग तनावग्रस्त हो गया। वह भयभीत था, लेकिन जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार था। और बगल के कमरे से निकली और पूछा, तुम कहाँ गए थे? गाड़ी तो प्रवेश द्वार पर ही इंतजार कर रही है। इसी तरह की स्थिति से गुजर चुके अनुभवी लुमियन ने आधा सच बताते हुए कहा, क्या मैडम पॉलिस ने नहीं कहा था कि श्री लुंड बीमार हैं? मैंने श्री लुंड के साथ पेय पदार्थ लिए थे और उनसे मिलने जाना चाहता था, लेकिन यह महल बहुत बड़ा है। मुझे उनका कमरा नहीं मिला। और ने सिर हिलाया और कहा, आप मैडम पॉलिस से सीधे पूछ सकती थी। आपको इसे हमसे छिपाने की जरूरत नहीं है। यह कोई बुरी बात नहीं है। मेरी गलती है। मुझे खेद है। लुमियन ने मैडम पुआलिस की ओर गंभीरता से देखा। ऊपर का दृश्य देखने के बाद लुमियन को उस महिला से घृणा होने की बजाय उससे डर लगने लगा। जब उसने आखिरकार मुस्कुराया, तो उसे राहत मिली, क्योंकि अब वह पहले की तरह गंभीर नहीं थी। मैं लून की ओर से आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है। वे दूसरों के सामने उस अशोभनीय तरीके से पेश होने को तैयार नहीं हैं। ये वाकई अशोभनीय है। लुमियन ने चुपचाप उसके विचारों को दोहराया। क्या हम गाड़ी में बैठें? बहुत बहुत धन्यवाद, और ने मैडम पुआलिस से कहा। लुमियन मैडम पुआलिस को ध्यान से देख रही थी। उसे डर था कि वह उन्हें और अधिक समय तक रोकने का कोई तरीका ढूंढ लेगी। अगर उसने ऐसा किया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे लुई लुन के साथ कुछ होने का आभास हो गया था। हालांकि लुमियन को लगा कि अपनी बहन से मिलने के बाद उनकी संयुक्त सेना मैडम पुआलिस का मुकाबला कर सकती है, लेकिन आखिरकार यह उनका महल था, जो उनके नौकरों से घिरा हुआ था। एक शिकारी के लिए यह सबसे खराब शिकारगाह था। मैडम पुआलिस ने और की ओर सिर हिलाया और मुस्कुराई। मुझे ट्राया से आपके द्वारा लाए जाने वाले उपहारों का बेसब्री से इंतजार रहता है। मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती है कि वहाँ क्या चलन में है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एक सरप्राइज दे सकूंगी, और ने जवाब दिया, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह कभी कोडू गांव लौट पाएगी। उसे बस दिखावा बनाए रखना था। मैडम पुआलिस अपनी नौकरानी कैथी के साथ भाई बहनों को दरवाजे तक ले गई और उन्हें 4 सीटों वाली गाड़ी में बैठते हुए देखा। मजबूत कद काठी और भूरी दाढ़ी वाले उस तांगा चालक ने गहरे लाल रंग के कपड़े, पीले रंग की पतलून और मोम से चमकती टोपी पहन रखी थी। वह शहर के किसी पेशेवर तांगा चालक जैसा दिखता था, बस फर्क इतना था कि उसने टाई नहीं पहनी थी। ये प्रशासक बेओस्ट की ओर से एक अनिवार्य अनुरोध था। और ने ड्राइवर से माफी मांगी। दरवाजा बंद करने से पहले उसने विनम्रता से कहा, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। ड्राइवर का नाम सेवेल था, और एंटिस गणराज्य में सबसे आम नीली आंखें उसी की थीं। वह और की विनम्रता से प्रसन्न था और दारिएच पहुंचने पर मिलने वाली टिप का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैडम, महाशय, कृपया स्थिर रहें। उसने अपना चाबुक उठाया और घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। जब गाड़ी कोडू गांव से गुजर रही थी, तो वह अचानक रुक गई। डॉट 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 ये जानते हुए कि उनकी यात्रा सुगम और आसान नहीं होगी, लुमियन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या हुआ? उसने ड्राइवर सेवेल से पूछा। सेवेल ने बताया, मैडम ने कल नारोका को जुनाक गांव भेजने का वादा किया था। मुझे चिंता है कि दारिएच जाने के बाद मैं समय पर वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि रास्ते में उसे साथ ले लूं। चिंता मत करो, इससे कोई देरी नहीं होगी। जुनाक गांव कोडू गांव की तुलना में दारिएच के ज्यादा करीब था। वहां पहले जाने से और लुमियन के अनुमानित आगमन समय पर कोई खास असर नहीं पड़ा। और को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि यह उसकी गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसने आपत्ति नहीं की। लुमियन को नारोका की सुरक्षा की अधिक चिंता थी। पिछले चक्र में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, संभवतः किसी रिश्तेदार के हाथों। यह मामला पादरी के समूह से जुड़ा हुआ था। सेवेल नारोका की मदद करने से पहले उसके घर में घुस गया। नारोका हमेशा की तरह नहीं थी। उसने खूबसूरत डिजाइन वाली लंबी काली पोशाक और एक गहरे रंग की टोपी पहन रखी थी। उसके हल्के, कम घने बाल करीने से कंघी किए हुए थे। अरे, मेरे प्यारे बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? नारोका ने गाड़ी में बैठते हुए खुशी से पूछा। उसके दाग धब्बों से भरा और झुर्रियों वाला चेहरा अपार खुशी से भरा हुआ था, और उसकी पहले थोड़ी धुंधली आंखें कहीं अधिक ऊर्जावान लग रही थी। और ने उसे सच बताया। मैं ट्राया में एक लेखक सम्मेलन में भाग लेने जा रही हूँ,
और लुमियन को भी वहां के विश्वविद्यालयों को दिखाने के लिए ले जा रही हूँ। ऑरोर ने नारोका से पूछा, क्या आपको कोई निमंत्रण मिला है? विधवा होने के नाते नारोका के लिए काले कपड़े पहनना सामान्य बात थी, लेकिन वह इस पोशाक को केवल त्योहारों, दावतों और अपने दिवंगत पति की पुण्यतिथि के दौरान ही पहनती थी। नारोका उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। हाँ, कुछ लोगों से मिलने के लिए। लुमियन चुपचाप नारोका को देखता रहा, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह उससे कुछ महसूस कर सकता है। गाड़ी फिर से चलने लगी और कोडू गांव को पीछे छोड़ती चली गई। और बीच बीच में नारोका से बातें करती रही और साथ ही गाड़ी के बाहर की ओर भी नजर रखती रही। और को चिंता थी कि उनके अचानक चले जाने से संदेह पैदा हो सकता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, लुमियन ने नारोका के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वह पहले से कहीं अधिक पीली पड़ गई थी और उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वह तभी बोलती थी जब उससे कुछ पूछा जाता था। ये नारोका लुमियन द्वारा पिछले चक्र के दौरान आधी रात में देखे गए दृश्य से काफी मिलता जुलता था। लुमियन ने औरोर का ध्यान आकर्षित करने के लिए चुपके से उसका हाथ खींचा। औरोर ने उसकी ओर मुड़कर चुपचाप पूछा कि क्या हुआ है। लुमियन ने दबे स्वर में नारोका की ओर इशारा किया और उसकी हथेली पर एक क्रॉस का निशान बनाया, जो औरोर अक्सर अपनी लिखावट में त्रुटि दर्शाने के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने नारोका की चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करने के लिए इस निशान का प्रयोग किया। और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि लुमियन का क्या मतलब था। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपना ध्यान नारोका की ओर मोड़ा। और ने अपने कनपटी की मालिश करने के लिए अपना हाथ उठाया, जिससे उसकी हल्की नीली आंखें और भी गहरी और गंभीर हो गईं। महज एक नजर में और की सुनहरी भौहें सिकुड़ गईं और वह थोड़ा पीछे की ओर झुक गई, मानो उसे किसी चीज से चोट लगी हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कनपटी को रगड़ा, मानो वह थकी हुई और दर्द में हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो औरोर ने लुमियन की ओर मुड़कर कहा, जब हम दारियच पहुंचे, तो तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा साथ मत छोड़ना। उसकी आवाज गंभीर थी, और लुमियन तुरंत समझ गया। वह जानता था कि अगर कुछ हुआ तो उसे अपनी बहन के साथ रहना होगा। वह सब संभाल लेगी। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और बाद में औरोर को अपनी हालिया बियॉन्डर शक्तियों के बारे में बताने का फैसला किया। औरोर ने अपना ध्यान वापस नारोका की ओर मोड़ा और पूछा, क्या तुम सचमुच चुनाव चाह रही हो, या कहीं और? उसे चिंता थी कि अचानक रुकने से मामला और जटिल हो सकता है। बेहतर यही था कि किसी भी संभावित घटनाक्रम का पहले से अनुमान लगा लिया जाए और दूसरे पक्ष की अपेक्षा के अनुरूप माहौल में झगड़ा न किया जाए। नारोका की निगाहें खाली थीं और उसने गहरी आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं जुनाक के पास नहीं जा रही हूँ। मैं परमिता के पास जाना चाहती हूँ। जैसे ही वह बोल रही थी, लुमियन ने देखा कि गाड़ी की खिड़की के बाहर का हिस्सा असामान्य रूप से अंधेरा हो रहा था।